विशेषज्ञ हैं और अगली कड़ी में हम हमारे जो नए विशेषज्ञ हैं उनसे हम आमंत्रित करना चाहेंगे मंच पर। दरअसल हम जो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ laluram.com के जरिए हेल्थ कॉन्क्लेव 2022 हमने आयोजित किया। इसका उद्देश्य यही है कि सुधार हो, थोड़ा सुधार के साथ जो हम तमाम बात कर रहे हैं हमारी जो कार्यक्रम में आज मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग पधार रहे हैं। उनसे भी हम जो तमाम सजेशन हैं उन तक पहुंचाएंगे और मध्य प्रदेश सरकार ने भी मध्य प्रदेश के लिए चिकित्सा क्षेत्र के लिए तमाम योजनाएं प्लानिंग कर रखी है। हम उनसे जानेंगे किस तरह की प्लानिंग है, मध्य प्रदेश का भविष्य आगामी किस तरह का होगा। ये जो प्लान है हम उनसे समझेंगे। हम अगली कड़ी में हमारे तमाम जो डॉक्टर से मौजूद हैं हम उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। डॉक्टर SK श्रेकर जो न्यूरो सर्जन हैं, बड़े ही सम्मान के साथ मैं डॉक्टर श्रेकर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियां हो जाएं श्रेकर साहब के लिए। डॉक्टर दीपक खंडेलवाल साहब जो आरोग्य हॉस्पिटल छिंदवाड़ा से हैं, डॉक्टर खंडेलवाल साहब मंच पर कृपया पधारने का कष्ट करें। साथ ही डॉक्टर मनीष तिवारी पेट रोग विशेषज्ञ हैं। चूँकि समय बीतता जा रहा है, कुछ पेट में भी हलचल होने लगी है, लेकिन हम पेट के बारे में भी समझेंगे डॉक्टर मनीष तिवारी जी से कि आखिरकार किस तरह का मैनेजमेंट वहाँ भी ज़रूरी है। चलिए हम हमारे अगले पैनल के साथ चर्चा करते हैं। सर, आपसे हम शुरुआत करते हैं। न्यूरो सर, आप न्यूरो, डर लग जाता है जब भी न्यूरो की बात आती है कि कुछ न्यूरो से संबंधित डॉक्टर्स को दिखाना है। जो तमाम पेशेंट होते हैं बड़े ही डरते हुए, कांपते हुए, पता नहीं क्या होगा। क्या ये बहुत बड़ी कोई बीमारी है या फिर ये भी एक जो चला आ रहा है, पेशेंट अवेयर नहीं है, उसी का साइड इफेक्ट है? मैं करीब आधे घंटे से जो प्रोग्राम देख रहा था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी। तो मैं आपके इस सवाल का जवाब एक छोटी सी लाइन से चालू करना चाहता हूँ। समय ही जीवन है, टाइम इज़ लाइफ। अगर उचित समय पे उचित सलाह ली जाएगी तो बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। उचित समय पे उचित कार्रवाई की जाएगी तो बहुत सारे आने वाली दिक्कतों से बचा जा सकता है। अब आते हैं आपके सवाल पर, क्या न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी ऐसी कोई बहुत भयंकर बीमारी है जिसके कारण कोई मतलब जिसका कोई इलाज ही नहीं है, या उसका बिल्कुल एक बार न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई तो जीवन एकदम खत्म है? ऐसा कतई नहीं है। मैक्सिमम केसेस में जब इस तरह की निराशा आती है वो उन केसेस में आती है जब मरीज स्वयं या किसी और परिस्थिति के वश लेट हो जाता है, इलाज उसको समय पर उचित नहीं मिल पाता, तब ऐसी परिस्थिति आती है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, हमारे कलीग डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव बता रहे थे कि हमारे जो पेशेंट्स की जो साइकोलॉजी है वो ये है कि हम स्पेशलिस्ट की बात करेंगे, इलाज हम स्पेशलिस्ट से लेंगे और उसकी सलाह हम नॉन मेडिको से लेंगे या अपने आस पड़ोसों से लेंगे। तो उन परिस्थितियों में जिसे इस बीमारी का ABC भी नहीं पता, वो आपको क्या सलाह देगा और क्या मार्गदर्शन देगा। इन सब कन्फ्यूजन्स के चलते मोस्टली पेशेंट्स लेट हो जाते हैं, चाहे मेरी स्पेशलिटी हो चाहे किसी और स्पेशलिटी में हो, तो उनको इलाज में जो देरी पहुंचती है उसका नुकसान लॉन्ग टर्म में दिखता है। तो अगर हम इन बारों में बात करें कि ऐसी कोई बात हो जिसमें अगर न्यूरो से रिलेटेड या न्यूरो सर्जरी या न्यूरोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई समस्या हो गई तो जीवन खत्म है, ऐसा कतई नहीं है। ये बहुत एडवांस्ड स्पेशलिटी है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। वही बात है, समय पर उचित इलाज लें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। समय पर उचित इलाज मिल जाए। दरअसल कभी कभी परिस्थिति ऐसी भी बन जाती है, न्यूरो सर्जन है, अक्सर हम बात करें जो अन्य डॉक्टर्स है, अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी अपेक्षा में कम है मध्य प्रदेश में। ऐसा सही है कि ये भी एक तरह की धारणा है? देखिए, मैं आज से 4-5 साल पहले की बात करूंगा तो डेफिनेटली थोड़ा अफेक्ट था उस चीज़ का, लेकिन आज की परिस्थिति में बहुत सारे न्यूरो सर्जन उपलब्ध हैं और ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया कि न्यूरो सर्जन की उपलब्धता नहीं है, इसके कारण कोई मरीज सफ़र कर रहा है। ठीक है, क्योंकि न्यूरो सर्जन अथवा न्यूरोलॉजिस्ट बहुत सारे अपने शहर में और उचित समय पर उपलब्ध हैं। तो ऐसी चीज़ मैं फिलहाल आज के वर्तमान समय में तो मुझे नहीं लगता। और जिस तरह से हमारे यहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज है और जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट की सीट्स आ रही हैं, आने वाले समय में उपलब्धता तो और बेहतर होगी रेदर देन कम होगी। बिल्कुल बेहतर की हम अपेक्षा करते हैं। छिंदवाड़ा से पहुँचे हैं डॉक्टर दीपक खंडेलवाल साहब और छिंदवाड़ा से चलकर जबलपुर तक आए हैं। आरोग्य हॉस्पिटल वहाँ पर आप चलाते हैं जी। छिंदवाड़ा तो कहा जाता है कि मॉडल के रूप में उसे देखा जाता है। बिल्कुल। स्वास्थ्य के क्षेत्र में छिंदवाड़ा कहाँ है? एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ। करीब 4-5 साल पहले मैंने छिंदवाड़ा में हॉस्पिटल प्लान किया था, 10 बेड से चालू किया था। अभी मेरा 50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
छिंदवाड़ा अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी में है क्योंकि मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा को मिला है 4-5 साल पहले। और छिंदवाड़ा में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पहले आज से 10 साल पहले तक के काफ़ी लचर व्यवस्थाएं थी। सारा का सारा चिकित्सा क्षेत्र पूरा नागपुर पे डिपेंडेंट था। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल और वहाँ पे जितने डॉक्टर्स थे वो उतनी संख्या में नहीं थे जितनी संख्या में मरीज हुआ करते थे, और जो मरीजों की तादाद और मरीजों की मानसिकता थी वो सीधे नागपुर जाने की थी। जबलपुर तो शायद कम आते थे, जबलपुर इसलिए आते थे क्योंकि जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज रेफ़र करता था, इसलिए आते थे। 10-12 साल पहले यदि कोई बड़ी बीमारी हुई तो फिर नागपुर रेफर टू नागपुर। हड्डी का ऑपरेशन भी नागपुर ही होता था। अच्छा जी, कुछ 10-12 सालों में ऐसा बदलाव आया, जो छिंदवाड़ा के पढ़े बच्चे आए उन्होंने कुछ काम चालू किया, कुछ मेडिकल कॉलेज आने के कारण कुछ डॉक्टर्स की टीम आई, फिर हम लोगों ने प्रयास किया कि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, मरीजों के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, डॉक्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और मरीजों को सुविधाएं दी जाए। तो बेहतर तरीका है, तालियां बनती हैं। पेशे से डॉक्टर नहीं है जी, लेकिन हाँ आपने देखा कि ज़रूरत है तो डॉक्टर्स को सपोर्ट कर दिया आपने। जी, क्योंकि जब बेसिकली क्या होता है कि जब डॉक्टर बनते हैं, जैसा जबलपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, यहाँ से उन्होंने MBBS की डिग्री ली, आगे जाके PG किया, PG करने के बाद उनकी पोस्टिंग छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में हुई, पर उनका पारिवारिक स्तर और जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा और उसके बाद पोस्टिंग के आने के बाद लोगों पे अपना विश्वास, ये सारी चीज़ें बनाने में टाइम लगता है। दूसरा फाइनेंस की भी एक कंडीशन होती है। जितने नए डॉक्टर्स आए वो उतने सक्षम नहीं थे कि हम तुरंत अपना हॉस्पिटल बना लें या कुछ कर लें, तो उसको हमने प्रमोट किया। और छिंदवाड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई नहीं आना चाहता है। नागपुर से कनेक्टेड है, 2 घंटे में नागपुर चला जाता है, 3 घंटे में जबलपुर पेशेंट आ जाता है। वहाँ पे इलाज करने से अच्छा लोग हायर सिटी, हायर सेंटर पे जाना पसंद करते हैं, तो वहाँ उनको डॉक्टर्स को उतना बैकअप नहीं मिलता कि हम उतनी अर्निंग कर पाएंगे या उतनी व्यवस्था बना पाएंगे। हम लोगों ने प्रयास किया कि हम छिंदवाड़ा में आपको सारी व्यवस्थाएं बना के देते हैं, आप नागपुर और बड़े शहरों से कम रेट में काम करो, लेकिन आपको क्वांटिटी में काम मिलेगा। तो आप बता रहे हैं कि 10 से 12 साल में छिंदवाड़ा की तस्वीर बदली है, खास तौर पर मेडिकल के क्षेत्र में। जी, अभी और क्या दरकार है? अभी दरकार मेडिकल कॉलेज आने के बाद अभी हमने हमारे सेंटर पे सबसे पहला इको मशीन एडवांस हमने लिया। अभी हमारा कैथ लैब 4 जिलों का पहला कैथ लैब हम छिंदवाड़ा में इंस्टॉल कर रहे हैं। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट को हम लोग गिनते हैं, तो हम लोग अभी कैथ लैब की एक सौगात छिंदवाड़ा को देने जा रहे हैं, जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी सुविधा, हार्ट अटैक की सुविधा मिलेगी। हमारे सेंटर पे हम लोग डायलिसिस सेंटर है हमारा सबसे एडवांस। सुपर स्पेशलिटी में डॉक्टर्स हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, यूरोलॉजी में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, नेफ्रोलॉजी में डॉक्टर्स अवेलेबल है, इवन TB चेस्ट में हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। हम लोग छिंदवाड़ा को उस दिशा में देखते हैं कि पेशेंट को किसी भी परिस्थिति में नागपुर ऐसी कंडीशन में ना जाना पड़े जब तक कि कोई टर्शरी लेवल का काम ना हो। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि न्यूरोसर्जरी एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें पेशेंट आने के समय उसका डायग्नोसिस और उसका तत्काल इलाज, जिसको प्राइमरी फर्स्ट एड बोलते हैं, उसके बाद अगर वो न्यूरोसर्जन के पास सही समय पे सही हाथों में पहुंच जाए तो पेशेंट आपके शरीर का चलता मिलेगा। ये बिल्कुल सही है, डेफिनेट हमारा अनुभव है। हमारे सेंटर पे एक खासियत है कि हमारे यहाँ के किसी भी डॉक्टर्स को कोई ईगो नहीं है। अगर पेशेंट आता है और उसको कोई ऐसी संभावनाएं लगती हैं तो तुरंत हायर सेंटर पे संपर्क किया जाता है, उसका तुरंत फर्स्ट एड किया जाता है और ऐसा उसको प्रिपेयर करके पहुंचाते हैं कि वो प्रॉपर समय पे सही जगह पहुंच जाए। हमारे तमाम जो डॉक्टर्स साथी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और फैसिलिटी बढ़ती जा रही हैं और ज़रूरत इस बात को लेकर भी है कि बड़े शहर नहीं बल्कि जो ऐसे इलाके जहाँ पर कि अभी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त नहीं हुई हैं वहाँ भी पहुँचे। पेट की बात कर लेते हैं, डॉक्टर मनीष तिवारी जी मौजूद हैं। आपसे ही सर, आप क्या बताना चाहेंगे? आपसे शुरुआत करते हैं। जी, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ हूँ। तो जैसे अभी हमने पिछले कुछ समय से लगभग हेल्थ से जुड़े हुए सारी पहलुओं पे हमने चर्चा किया और बहुत सारी नई बातें निकल के आई।
और मेरे अनुभव के हिसाब से मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी बड़ी बीमारियां हम सुनने में आ रहे हैं, जो अभी वर्तमान समय की मॉडर्न डिसीज़ेज़ हैं, चाहे वो हार्ट की हों, किडनी, लीवर, ये सब में हमारी बदलती जीवन शैली और बदलता खान पान कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो ये चीज़ हमें पता भी है। आपने भी पूछा कि बहुत सारे लोगों को पता भी होता है फिर भी नहीं बदलना चाहते हैं। तो एक मैं बात ही कहना चाहूँगा कि आपका स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, अच्छे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, सिर्फ डॉक्टर की नहीं है, हर नागरिक को जिम्मेदार बनना ज़रूरी है। तो जिम्मेदारी ही है ये। हमारे देश में कई तरह के सोशो इकोनॉमिक क्लास के लोग रहते हैं। गांव की बात करेंगे तो हमको अलग प्रायोरिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, शहरों में अलग प्रायोरिटी का ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली हमको लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। हमको सिर्फ अपनी आर्थिक उन्नति या इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे नहीं ध्यान देना चाहिए। हम जब तक साथ में अपने हेल्थ को अच्छा नहीं रखेंगे तब तक ये कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमको सबको मिल कर के साथ बैठ कर के प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह के प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है, जिससे लोग ज़्यादा जागरूक हो सकें और इनमें से हम बहुत सारी बड़ी बीमारियों को हम बचा सकते हैं, अगर सब लोग एजुकेट हो जाएं, ज़्यादा जिम्मेदार हो जाएं। बड़ी अच्छी बात कही है। डॉक्टर के साथ जो हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आम लोगों को ही है, उनको भी अवेयर होना ही होगा। अभी वर्तमान में जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, गर्मी का सीजन है, पारा है 44-45 पहुंच रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि 47 तक पहुंचेगा। पेट को ठीक कैसे रखें? देखिए, पेट का ध्यान तो हमें पूरा हमेशा रखना चाहिए। कुछ वेदर की आप बात कर रहे हो गर्मी में, तो कुछ बीमारियां जो कि हाइजीन से रिलेटेड होती हैं वो उनका इंसिडेंस बढ़ जाता है गर्मियों में। बट जनरल वे में बात करें तो आपको कुछ जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ हैं जो हमको हमेशा फॉलो करना है। अपने हाइजीन, सैनिटेशन, जैसे हमने कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो यह सिर्फ कोविड के लिए ज़रूरी नहीं है। आपको आपका हाथ साफ रखना है, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है, सिर्फ कोविड से बचने के लिए ज़रूरी नहीं है। आपको हमेशा इन प्रिंसिपल का फॉलो करना है। जैसे हेपेटाइटिस, अभी गर्मियों की बात करें तो जो हमारे एक सीजनल हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ए, और ये बच्चों में, बड़ों में बहुत कॉमन हो जाते हैं। ये बीमारियां बहुत सिंपल रूल्स फॉलो करके हम बच सकते हैं कि अपने हैंड सैनिटेशन अच्छे से रखें, अपने फूड हाइजीन, वाटर हाइजीन, ये सब पे अगर हम ध्यान रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से हम ये बीमारियों से बच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हेल्थ अवेयरनेस है सिर्फ एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं होता, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो फिर बात वहीं आ जाती है कि जागरूकता ही सबसे इम्पोर्टेंट है। सीजनेबल बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। जी सर, अक्सर हम गर्मियों की बात कर रहे हैं, जैसे हम तापमान की बता रहे हैं, कई बार अक्सर ये होता है कि 44 डिग्री तापमान में कुछ लोग निकले, सिर दर्द करने लगता है उनका। बहुत ही एक बेसिक ये बीमारी आन पड़ी है। क्या टेम्परेचर का ही इफेक्ट है या उनकी बॉडी इसकी आदी नहीं होती? कारण क्या होता है इसका? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई मौक़ों पे, खासतौर पे जो लोग धूप पे निकलते हैं, धूप के बाद जिनको सर दर्द चालू होता है, यूजुअली एक तरह के माइग्रेन का वेरिएंट रहता है, उसके कारण ये चीज़ कॉमनली पाई जाती है। इसे माइग्रेन कहा जाएगा? माइग्रेन का वेरिएंट हो सकता है, एक संभावना मैं बता रहा हूँ। एक्जैक्टली क्या है ये तो मरीज के परीक्षण के बाद ही 100% कहा जा सकता है। दूसरी संभावना, कई मौक़ों पे इतनी तेज़ गर्मी में डिहाइड्रेशन की होती है, प्रॉपर फ्लूइड पानी ना लेना, उसके कारण जो डिहाइड्रेशन होता है, उसके कारण भी ये सारी संभावनाएं होती हैं। तो जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि भाई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थोड़ा केयर लेते हुए चलना, अत्यधिक धूप से बचाव करना, अनावश्यक रूप से धूप में ना निकलना, इन चीज़ों का अगर अपन केयर करेंगे तो इन चीज़ों से अपन अनावश्यक समस्याओं से बच सकते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि जो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि अचानक गर्मी से सीधे एसी में वो भी 26 डिग्री सेल्सियस पर, फिर 26 से फिर वो 44 डिग्री में, ये जो वेरिएशन है तुरंत वाला, हाँ, कहीं ये न्यूरो सिस्टम को डिस्टर्ब तो नहीं बिल्कुल करता है? बिल्कुल, ये न्यूरो सिस्टम के लिए बिल्कुल नुकसानदायक है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, खास तौर पे ठंड के दिनों में आपने देखा होगा पैरालिसिस के केसेस, ब्रेन हेमरेज के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसका अचानक से बढ़ते हैं? अचानक से बढ़ जाते हैं, ठीक। उसका मेन कारण ये है कि बहुत से मौके पे हमारे बड़े बुजुर्ग, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वो सुबह सुबह 5 बजे ठंडे पानी से नहाने का प्रयास करते हैं। एक मानसिक धारणा ऐसी बन गई कि नहीं, मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं शारीरिक रूप से सक्षम हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। इतने तेज टेम्परेचर डिफरेंस से सडन बीपी बढ़ता है और उसका असर मस्तिष्क पे पड़ता है। ये या तो पैरालिसिस के तौर पे या ब्रेन हेमरेज के तौर पर प्रेजेंट करता है। तो उसी संदर्भ में अगर हम ऐसा देखा जाए कि भाई हम बहुत हाई टेम्परेचर से अगर लो टेम्परेचर पे आ रहे हैं, तो बॉडी को एक्लिमेटाइज होने के लिए, बॉडी को सेटल डाउन होने के लिए, बॉडी को स्टेबलाइज होने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस सडन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इट्स नॉट गुड फॉर मेंटल ब्रेन हेल्थ।
अभी हम जबलपुर की बात करें, बहुत कुछ जो डेवलपमेंट हो चुका है। चूँकि आप न्यूरो सर्जन हैं, फिर मैं उसी विषय पर आऊँगा। आपको क्या सजेशन आप देंगे गवर्नमेंट के लिए, खासतौर पर न्यूरो सर्जरी में, न्यूरो डिपार्टमेंट में क्या और होना चाहिए, ताकि हम आपकी बात जो है सीधे तौर पर सरकार तक पहुँचा सकें? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इस बारे में चर्चा करना ही चाह रहा था। जैसा कि हमारे सहयोगी डॉक्टरों ने कहा कि जीवन शैली का मॉडिफिकेशन चाहिए, हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए। न्यूरो सर्जरी में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत सारी कॉमन चीज़ों से स्टार्ट होता है। मैं एक बहुत सामान्य सा उदाहरण लूँगा, हेलमेट का। आपने सुना होगा सरकार ने हेलमेट कंपलसरी किया है, हर 2-4 चौराहे पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइन करने के लिए उपलब्ध रहता है। एक आम पब्लिक की, एक आम आदमी की साइकोलॉजी ऐसी है कि भाई मुझे हेलमेट से गर्मी लगती है, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए। न्यूरो सर्जन उसको कैसे देखता है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप हेलमेट बिना पहने गाड़ी चला रहे हैं, एवरेज स्पीड अगर आपकी मोटरसाइकिल की 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस दौरान अगर आप गिरते हैं तो आपको जो चोट लगेगी वो उतनी ही सीवियर होगी जब आप 30 मंजिल से नीचे गिरेंगे। अब आप इस बात की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। ये सर बता रहे हैं आप 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, 30 से 40 किलोमीटर कोई बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल की स्पीड नहीं होती, ठीक है। उससे जो चोट लगेगी वो उतनी ही गंभीर होगी जब आप तीसरी मंजिल से गिरेंगे। और अगर आप हेलमेट पहन के चलते हैं तो इससे होने वाली चोट को 70% तक कम किया जा सकता है। मैंने आपसे जो कहा, जैसे हमारे सहयोगी डॉक्टरों ने कहा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सामाजिक मॉडिफिकेशन, सामाजिक जागरूकता ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने 2 व्हीलर्स की बात करी, बहुत से मौक़ों पे 4 व्हीलर्स में सीट बेल्ट का उपयोग ना करना, सडन ब्रेक लगाना, सडन एक्सीडेंट होना, उसमें हेड इंजरी होना, गर्दन में चोट आना, रीढ़ की हड्डी में चोट आना। हम अपनी डे टू डे लाइफ को अगर मॉडिफाई करेंगे तो हम बहुत सारी न्यूरो से रिलेटेड समस्याओं से बच सकते हैं। सरकार अपना काम डेफिनेटली कर रही है, लेकिन इसमें पब्लिक की जागरूकता बहुत आवश्यक है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि कानून पब्लिक की मदद के लिए है, ठीक है। हमें ये ना समझिए कि भाई इसका उद्देश्य कुछ और है या फिर हम किसी पब्लिक को इससे कोई तकलीफ हो रही है। एज अ न्यूरो सर्जन मैं आपको एक अपना अनुभव शेयर करता हूँ कि अगर मोटरसाइकिल चलाते हुए खुदा ना खास्ता किसी कारण से अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो दुर्घटना का पल मुश्किल से 1 पल का होता है, 1 सेकंड का होता है, लेकिन उसके बाद जो ज़िंदगी बदलती है वो हमने देखी हुई है। उस मरीज की, उस व्यक्ति की जो जीवन है, अगर गंभीर चोट आती तो वो आने वाले 2-3 साल के लिए पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इसलिए सरकारी नियमों का पालन करें, हेलमेट का उपयोग करें, सीट बेल्ट का उपयोग करें, सुरक्षित चलें। हम एक विकासशील देश हैं जहाँ पे सड़क दुर्घटनाएं बहुत कॉमन है, उनसे बचने का प्रयास करें, सुरक्षित रहें, अननेसेसरी ट्रैफिक लाइट क्रॉस ना करें, सड़क दुर्घटनाओं से बचें। इससे हम बहुत हद तक न्यूरो सर्जरी से होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। देखिए, न्यूरो सर्जन हैं और जो महत्वपूर्ण सजेशन दे रहे हैं कि जो नियम हैं, यदि आप नियमों का पालन करते हैं तो बहुत सारे गंभीर परिणामों से बच सकते हैं। डॉक्टर के साथ एक सामाजिक नागरिक की भूमिका निभा रहे हैं। कि अक्सर किस तरह के केस आते हैं, थोड़ा समझना चाहेंगे। जब सडनली जो न्यूरो सर्जन है उसको कॉल किया जाता है, जब कॉल किया जाता है तो न्यूरो सर्जन हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है। किस तरह के केस आते हैं सर? देखिए, सामान्यतः न्यूरो सर्जरी में सर की चोट, रीढ़ की हड्डी की चोट, ब्रेन हेमरेज होता है। कभी कभार जो इमरजेंसी केसेस है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और कभी कभार ट्यूमर भी प्रेजेंट करता है, रीढ़ की हड्डी की दर्द रहता है, शियाटिका रहता है, इस तरह की कॉमन चीज़ें आती हैं। जो कॉमन चीज़ें जिसके लिए न्यूरो सर्जन को इमरजेंसी के तौर पर बुलाया जाता है वो यूजुअली ब्रेन हेमरेज और सर की चोट होती है। सर की चोट का मुख्यतः कारण 70-80% केसों में सड़क दुर्घटनाएं हैं। डेफिनेटली सड़क की कुछ, अपने यहाँ सड़क की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, और उसके साथ जो ट्रैफिक के नियम हैं, पब्लिक की जो अवेयरनेस है वो भी रिलेटिवली काफ़ी कम है, जिसके चलते सड़क दुर्घटनाएं जो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करती हैं। मरीज सामान्यतः इस तरह से आता है, उसको सर में कहीं चोट लगी हुई है, मरीज अर्धहोश अवस्था में है, पूरी तरह से होश में नहीं है, आड़ा तिरछा बोल रहा है, या बेहोश है, या उल्टियाँ कर रहा है, या नाक मुँह से खून निकल रहा है। ये कॉमन एक प्रेजेंटेशन होता है। सर, आपके पास में आना चाहूँगा, समझेंगे डॉक्टर्स जो बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण, अलर्ट मोड पर तो आप भी रहते होंगे, भले डॉक्टर नहीं तो क्या हॉस्पिटल की जिम्मेदारी तो आपकी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हमारी पूरी टीम अलर्ट मोड में रहती है। क्या आपको भी, डॉक्टर्स तो अलर्ट पर रहते ही हैं, क्या आपको भी अलर्ट मोड पर रहना होता है? हाँ, बिल्कुल अलर्ट पर रहना पड़ता है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हमने हॉस्पिटल खोला है तो हमको पेशेंट्स को भी पूरी सुविधाएं देनी है, साथ में डॉक्टर्स को भी उन पेशेंट्स के हिसाब से पूरी सुविधाएं देनी है। तो हम लोग बिल्कुल पूरा अलर्ट रहते हैं। पूरी व्यवस्थाएं जितनी भी हॉस्पिटल में रहती हैं वो पूरी हमें ही करनी है। ऑपरेशन थिएटर से लेके आईसीयू से लेके आईसीयू का स्टाफ, रिसेप्शन और मेडिकल शॉप, ये सारी चीज़ें हमको मैनेज करनी होती है। हालांकि आप फार्मा डिपार्टमेंट से हैं तो बहुत कुछ
अलग नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी हम ट्रीटमेंट के नज़रिए से बात करें, जो डॉक्टर विशेषज्ञ उनके नज़रिए से बात करें, तो प्रॉपर आप तक वो बात पहुंच पाती है कि आपको फिर डॉक्टर से कंसल्टेंट करना पड़ता है तमाम चीज़ों को लेकर? नहीं, हम हमारा प्रोटोकॉल है हॉस्पिटल का। कैजुअलिटी में पेशेंट आया, किसी भी तरह का सीरियस पेशेंट, सबसे पहले कैजुअलिटी डॉक्टर अटेंड करेंगे, ज़रूरत पड़ने पे कंसल्टेंट को कॉल करेंगे। ये पूरा प्रोटोकॉल है हॉस्पिटल का, एक NABH का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसको हम पूरा फॉलो करते हैं। पेशेंट आता है तो मेरा पर्टिकुलर मेरा ये काम रहता है कि पेशेंट के रिलेटिव से कम्युनिकेट करके उनको सेटल करना कि आप चिंता ना करें, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं और आप लोग शांति बनाएं और किसी भी प्रकार से अव्यवस्थित ना हो, अपने आप को डिस्टर्ब ना करें। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, हेड इंजरी या कार्डियक केस आता है या किसी अन्य कोई कैजुअलिटीज, मतलब गंभीर बीमारी को लेके आता है जिसको कभी ICU में स्थान देना है या कहीं और देना है, तो हमारा सबका काम अपना अपना बटा हुआ है। कैजुअलिटी डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, कंसल्टेंट अपना काम करेंगे, RMOs अपना काम करेंगे, नर्सिंग स्टाफ हमारा अपना काम करेंगे। हमको ये काम करना है कि उनको दिलासा दे के उनको प्रॉपर सेटल करना है ताकि उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाए। डॉक्टर शेरकर जिस तरह बताया कि पेशेंट को उनकी ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए नियमों का पालन करे वो। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं अपील जनता के बीच गई है और जो जनता को भी अपनी भूमिका निभाना होगी। मैं आपसे सरकार के नज़रिए से, चूँकि मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और आप जो तमाम डॉक्टर से जो सजेशन हैं उन तक पहुँचा सकें, उसके लिए फिर उनसे जिद भी करें कि नहीं आपको ये लागू करना है। क्या सजेशन देंगे आप, क्या और करना होगा मध्य प्रदेश सरकार को? में शामिल करना चाहूँगा तो मेरे नज़रिए से देखिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छी है, यहाँ पर कम अच्छी है, बड़े शहर में ज़्यादा अच्छी है, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ में दो पहलू आते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक डॉक्टर्स उनकी टीम, दूसरा गैजेट्स या मेडिकल उपकरण। तो डॉक्टर्स की बात करेंगे तो डॉक्टर्स में अच्छा ख़राब होने का गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि हम अपने ट्रेनिंग में, अपने एजुकेशन में हम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। तो हमारे कोई निजी विचार नहीं होते। जब हम पेशेंट का इलाज करते हैं तो सारे डॉक्टर्स उस फील्ड का एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। तो डॉक्टर चाहे वो जबलपुर में होंगे या और डिस्ट्रिक्ट प्लेस में होंगे या मुंबई में होंगे, हम सब लोग एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन ही फॉलो करते हैं। तो उस लिहाज से कहीं कभी नहीं रह जाती है। दूसरा एक पार्ट होता है फैसिलिटी में मेडिकल उपकरण। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, उपकरण नए तरह के आ रहे हैं जो मरीजों के इलाज में बहुत कारगर हो रहे हैं, वो लिमिटेशन फैक्टर, जो लिमिटिंग फैक्टर है, कहीं वहीं पे आता है। जनरली छोटे शहर में हम जब जाते हैं तो डॉक्टर्स तो आ जाते हैं, कई बार वो उपकरण इतने कॉस्टली, इतने महंगे होते हैं कि उनको ला पाना कई बार शुरुआती स्टेज में बहुत कठिन होता है, जो कि महानगरों में ईजिली आ जाते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है लोगों का। तो इस नज़रिए से अपना गवर्नमेंट को थोड़ा सा जिस भी तरीके से वो डॉक्टर्स का मदद कर सकते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मदद कर सकते हैं कि वो सारे इक्विपमेंट जो होते हैं, मेडिकल उपकरण हैं, जो नए उपकरण हैं, उनको हम कैसे अपन छोटे शहरों तक भी ला पाएँ, जिससे हम और बेहतर तरीके से लोगों के इलाज में मदद कर सकें। तो इस तरह से गवर्नमेंट के साथ में कुछ उनको सलाह देने का मेरे हिसाब से उनको देना चाहिए कि हम ये मेडिकल उपकरण जो नए जो डेली मेडिकल उपकरण आ रहे हैं, उनको हम अपने छोटे शहरों में, टायर 2 सिटीज़ में कैसे हम उनको अवेल कर सकते हैं। देखिए, इसे हम बात करें, हम तो लगातार डेवलपमेंट चल रहा है, नए नए मेडिकल कॉलेज भी खुलते जा रहे हैं। अभी जो वर्तमान जिस तरह से मेडिकल कॉलेज खुले हैं, आपको लग रहा है कि अब वो पर्याप्त हैं, आगे मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए या फिर उन्हीं को और अधिक अपग्रेड करना होगा जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं? मुझे लग रहा है कि कुछ ज़रूरतें तो थी मेडिकल कॉलेज और आने की, जो जी, लेकिन उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने का और वो अच्छे बेहतर तरीके से वो काम कर सकें, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मेडिकल कॉलेज अब नए नए खुलने के साथ में वो बेहतर तरीके से अपनी काम को अंजाम दे पाएँ, वहाँ पे एजुकेशन लेवल सही तरीके से हो और उनका ट्रेनिंग बच्चों की अच्छे से हो पाए, इस पे भी हमको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसकी एक रेगुलर मॉनिटरिंग हो। हमको सिर्फ नंबर नहीं देखना, क्वांटिटी नहीं देखना, उसके साथ में क्वालिटी भी एट पार हो, तभी इसका हमारा उद्देश्य सफल हो पाएगा।
अभी हम देख रहे हैं कि कुछ सालों में नए जो मेडिकल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मध्य प्रदेश में नई आ रही हैं। अभी वर्तमान में क्या देख पा रहे हैं कि अब पर्याप्त हैं या फिर निजी क्षेत्र में भी अभी बहुत कुछ होना बाकी है? मध्य प्रदेश में संभावनाएं नज़र आ रही हैं, क्योंकि तमाम विभागों की बात करें, वहाँ तो लग रहा है मध्य प्रदेश जो है अग्रसर हो चुका है। इस और बात करें, मेडिकल की बात करें, तो अब पर्याप्त हो चुका है कि अभी और संभावनाएं देख पा रहे हैं आप? देखिए, मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि एक डॉक्टर पर कितने पेशेंट का भार है। ये एक कॉमन साइंटिफिक क्राइटेरिया है कि पर डॉक्टर पर 100 पेशेंट्स पे कितने डॉक्टर अवेलेबल हैं। उस रेशों के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड से काफ़ी पीछे हैं। और जिस हिसाब से हमारे देश की पॉपुलेशन है या जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है या आने वाले दिनों में बढ़ेगी, डेफिनेटली आगे संस्थानों की और आगे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत बोथ निजी क्षेत्र और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में आवश्यकता है। ये बात अपनी जगह सही है, जैसे मेरे सहयोगी डॉक्टर मनीष तिवारी ने कहा कि हमें क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पे भी काम करना है। ये ज़रूर हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी सेवाएं दे रहे हैं उसकी क्वालिटी ना गिरे, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे और उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा हम प्रोवाइड कर पाए, फिर चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो। स्टैंडर्ड गाइडलाइन है वो कितनी है सर? जो कितने पेशेंट पर कितने डॉक्टर होना चाहिए? आई थिंक इट इज़ पर 30 पेशेंट इट इज़ 1 डॉक्टर, बट इंडिया में रेशियो इज अराउंड मोर देन 100। मोर देन मोर 100। देन 100। उस और ये जो ग्राफ है ये तो कम होता जा रहा होगा ना? अभी डेफिनेटली ये ग्राफ कम हो रहा है, लेकिन इसके साथ जनसंख्या भी काफ़ी हद तक बढ़ रही है, तो उसका भी एक प्रोपोर्शन है जो भार मेडिकल चिकित्सा संस्थानों पे उसका भार पड़ता रहता है। हम दरअसल जबलपुर में देख रहे थे कि हम जबलपुर में जाएं तो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल नज़र आने लगी हैं। आप क्या देखते हैं कि जबलपुर अब पूरी तरह से तैयार है तमाम मेडिकल फैसिलिटी के लिए? जबलपुर तैयार है। हम छिंदवाड़ा को भी जबलपुर की तर्ज पर तैयार करना चाहते हैं कि छिंदवाड़ा में भी हम लगभग वही सुविधाएं उपलब्ध कराएं। हम लोग हमारे जितने हॉस्पिटल्स के ओनर्स हैं और जितने डॉक्टर्स हैं, हम लोग सब लोग एक ग्रुप बना के काम करते हैं कि छिंदवाड़ा में कभी भी किसी भी आपातकाल की स्थिति में हम सारे लोग मिलकर मरीज को किसी न किसी तरीके से अच्छी सुविधाएं दें। और जैसा कि छिंदवाड़ा में हम लोग मेडिकल कॉलेज आने के बाद में हम लोगों ने प्रयास किया कि पेशेंट नागपुर ना रेफ़र, रीज़न पेशेंट नागपुर तक पहुंच ही नहीं पाता है, पहले नहीं पहुंच पाता था। उसका प्रिपरेशन नहीं होता था, संसाधनों की कमी थी, मॉडर्न इक्विपमेंट्स की कमी थी, इवन आईसीयू एम्बुलेंस और साथ में स्टाफ की कमी थी, पर अब डेवलप हो रहा है। सर, क्या अब देख पा रहे हैं आप डॉक्टर मनीष तिवारी जी, अब हम किस ओर बढ़ गए हैं? मध्य प्रदेश पूरी तरह से मेडिकल के क्षेत्र में तमाम फैसिलिटी से लैस होगा, कितना समय लगेगा, क्या आपका आकलन है? मध्य प्रदेश, जबलपुर और मध्य प्रदेश बहुत तेज़ी से अपना मेडिकल के क्षेत्र में डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और आज के समय में भी हम लोग वो सारी सुविधाएं दे पा रहे हैं मध्य प्रदेश में जो कि किसी भी बड़े महानगर में संभव है। और अगर इसी दशा में प्रयास चलता रहा और हम सब ने मिलकर काम किया तो अब मध्य प्रदेश के मरीजों को किसी दूसरे राज्य या बड़े महानगरों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा मेरा विश्वास है और बहुत जल्द हम इस दिशा में आगे कामयाब होंगे। कोई आप क्या समय बता सकते हैं, लिमिट बता सकते? 10 से 12 साल का समय लग जाएगा कि उससे पहले हम वहाँ पहुँच चुके होंगे? देखिए, मेडिकल साइंस तो एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट वाली साइंस है, तो इसमें समय से अपन उसको लिमिट करें, लेकिन कंटिन्यूस आप लगातार एक आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है हमारे राज्य और हमारे शहर के लिए। सर, मैं आपसे सवाल यही लूँगा कि अब आपका क्या आकलन कहता है, हम आने वाले समय में कितने समय में कहाँ तक होंगे? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि रेट ऑफ ग्रोथ बेहतर होगी, मतलब जो डेवलपमेंट पिछले करीब 5 सालों में होता था वो आने वाले 2 सालों में होगा। जैसा मेरे सहयोगी डॉक्टरों ने पहले कहा, चिकित्सा क्षेत्र हमेशा बढ़ने वाली चीज़ है। हर आने वाले सालों में, हर आने वाले समय में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें बेहतर होगी, लेकिन उसकी जो ग्रोथ रेट है वो फास्ट होगी। कहने का उद्देश्य ये है कि जो काम पहले 10 सालों में होता था, जो डेवलपमेंट, वो आने वाले 2 साल में या 5 साल में होगा और ये ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें, सुविधाएं और संस्थान बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे बड़ी बात कही आपने, उसी तरह से मेडिकल साइंस भी बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए, महत्वपूर्ण सजेशन देने के लिए। और इस समय हम बात करें जिस पल का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था मध्य प्रदेश जरिए, और ये तालियों की गड़गड़ाहट है लगातार जारी रहे। डॉक्टर दीपक खंडेलवाल साहब से मैं आग्रह करता हूँ, डॉक्टर दीपक खंडेलवाल साहब मंच पर आएँ, मंच पर पधारें। डॉक्टर दीपक खंडेलवाल साहब,
डॉक्टर मनीष तिवारी जी, पेट के संबंध में हम चर्चा कर रहे थे तिवारी साहब से, और तिवारी साहब बचा